नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्लस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे थे चौहान राजवंश की, और चौहान राजवंश में भी हम पढ़ रहे थे किसके, चौहानों की बात कर ली थी। पिछली क्लास में हमने सिरोही के चौहानों को देखा। आज की क्लास में हम देखेंगे बूंदी के चौहानों को। उससे पहले हमारा जो प्लस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वो है प्लस एकेडमी सीकर के नाम से। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को है ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर सारी की सारी जो पीडीएफ वगैरह है, सारी जो सूचनाएं हैं, जो भी क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी आपको कहाँ मिलेगी, प्लस एकेडमी सीकर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है इस पे आपको मिल जाएगी, है ना। इसी के साथ में अब हम करते हैं अपनी क्लास का आगाज, और आज हम पढ़ेंगे चौहान राजवंश, और उसमें भी हम पढ़ेंगे कौन सी, बूंदी। देखो, बूंदी में चौहानों की अगर बात करें तो बूंदी में जो चौहान आए थे वो आए कहाँ से थे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि बूंदी में जो चौहान आए थे तो आए कहाँ से थे। तो ये चौहान आए थे आपके कहाँ से, नाडोल में। कहां से आए थे, नाडोल। और ये नाडोल जो है वो कहां पड़ता है आपका, हमने बात कर ली थी कि नाडोल आपका कहां पड़ता है, पाली में। इस बूंदी पर पहले मीणाओं का अधिकार था। किनका अधिकार था, जो मीणा थे वो मीणा शासन करते थे। और एक इस समय जब देवा चौहान ने यहां पर अधिकार किया था तो उस समय थे जेता मीणा। ये जेता मीणा है। इस जेता मीणा को हराता कौन है, तो ये आपका देवा चौहान हराता है। कब हराता है, तो ये 1241 ईस्वी की बात है। इस 1241 ईस्वी में देवा चौहान ने इस जेता मीणा को हराकर क्या कर लिया था, बूंदी पर अधिकार कर लिया था। और बूंदी पर अधिकार करके बूंदी में किसकी स्थापना की, चौहान राजवंश की स्थापना की। हमने पहले ही बात की थी, एक बार फिर बता देता हूं कि मीणाओं ने जो शासन किया था वो कितनी रियासतों पे था, 2 रियासत हम पढ़ेंगे। एक आती है आपकी आमेर रियासत, जयपुर, वर्तमान जयपुर, है ना। और दूसरी रियासत कौन सी, आपकी बूंदी। इन दोनों जगहों पर शासन कौन कर रहे थे, मीणाओं के द्वारा शासन कर रहे थे, ना। मीणा जो थे इन रियासतों में शासन कर रहे थे, और इस समय बूंदी पर शासन कौन कर रहे थे, मीणा। और ये जेता मीणा यहाँ का शासक था। इस जेता मीणा को हरा कौन देता है, देवा चौहान हरा देता है। और देवा चौहान आता कहां से है, नाडोल से आता है। और नाडोल से इसको हराकर बूंदी में क्या कर लेता है, चौहान राजवंश की स्थापना कर लेता है। और स्थापना करने के बाद में बूंदी अब किसके अधीन हो गया था, चौहानों के अधीन हो गया था। बूंदी पर किसका राज हो गया था, चौहान शासकों का राज हो गया था। बूंदी में जो चौहानों की शाखा थी वो कौन सी थी, तो हाड़ा शाखा थी। कौन सी थी, हाड़ा शाखा। कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, ये छोटे छोटे जो राज्य हैं, जैसे हमने सिरोही पढ़ा, बूंदी पढ़ा, हम कोटा पढ़ेंगे, हम नाडोल पढ़ेंगे, यहाँ पर अलग अलग चीजों में आपको ये देखने को मिलेगा कि हम पढ़ते हैं हाड़ा हाड़ा हाड़ा। तो ये हाड़ा शाखा है, चौहानों की ही एक अलग ब्रांच है, ना कि कोई वंश है। हाड़ा हाड़ा तो किसकी शाखा है, चौहान जो राजवंश है, इन चौहान शासकों की ही एक शाखा कौन सी है, हाड़ा शाखा। तो यहाँ पर कौन सी शाखा है, बूंदी में हाड़ा शाखा है। जैसे हमने बात की थी जालोर की, तो जालोर में चौहानों की कौन सी ब्रांच थी, कौन सी शाखा थी, तो सोनगरा। जैसे हम पढ़ते हैं कान्हरदेव सोनगरा, मालदेव सोनगरा, तो वो वहां पर कौन सी थी, सोनगरा ब्रांच। आगे कोटा पढ़ेंगे तो कोटा में भी कौन सी है, हाड़ा शाखा है। कौन सी है, हाड़ा। और ये कोटा बूंदी ये हाड़ौती क्षेत्र का भाग है, इसलिए इनको तो हाड़ौती क्षेत्र वाला भी बोला जाता है। तो याद आराम से रह सकते हैं कि क्या, हाड़ा शाखा थी यहाँ पर। बूंदी का जो नामकरण था वो नामकरण देखो मीणाओं का शासन था। और यहां पर एक शासक हुआ करता था, कौन सा, बुंदा मीणा। कौन सा शासक, बुंदा मीणा। इस बुंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नामकरण किया गया था, क्या, बूंदी। क्या नाम किया, बूंदी नाम पड़ा ना। इसका प्राचीन नाम वृंदावती था। बूंदी का प्राचीन नाम आपसे पूछ ले तो वृंदावती। और अगर राजस्थान की काशी किसको कहा जाता है, यह भी आपसे पूछ ले तो ध्यान में रखना, बूंदी को ही राजस्थान की काशी कहा जाता है। तो अभी तक हमने क्या बात की कि बूंदी से चौहान, बूंदी में जो चौहान आए थे मुख्य रूप से कहां से आए थे, नाडोल से। और नाडोल कहां पड़ता है, पाली में। नाडोल में चौहानों की स्थापना किसने की, कमेंट करके आप बताना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। अगर हम जैसे ही नाडोल का नाम आया तो आपके दिमाग में ये चीज आई कि नाडोल में चौहानों की स्थापना किसने की, तब तो आपके दिमाग में ये चीजें क्लिक करती है, तब तो आप रियल में पढ़ रहे हो, आपकी पढ़ाई सही दिशा में जा रही है। आपकी ये चीजें क्लिक करनी चाहिए। अगर ऐसी चीजें आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रही है तो शायद आप कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई से अवरुद्ध हो रहे हो। तो यहाँ पर बूंदी में मीणाओं का शासन था। और इस समय 1241 में यहाँ पर कौन शासन कर रहा था, जेता मीणा। इस जेता मीणा को हरा कौन देता है, देवा चौहान।
और देवा चौहान हराकर क्या कर लेता है, बूंदी पर अधिकार कर लेता है, और अधिकार करते ही बूंदी पर चौहान राजवंश की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। फिर देखो ये जैसे मान लीजिए बूंदी है, ये क्षेत्र मान लीजिए बूंदी है, इस बूंदी के पास में एक क्षेत्र पड़ता है कोटा। इस कोटा को 1276 ईस्वी में यहाँ का एक शासक आता है जेतर सिंह। कौन आता है, जेतर सिंह। ये जेतर सिंह क्या कर लेता है, इस कोटा पर भी अधिकार कर लेता है। लेकिन अब ये कोटा अभी तक क्या है, बूंदी के अधीन ही है। आगे चलकर कोटा एक पृथक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित होगा शाहजहां के समय, और कौन करेगा, माधो सिंह करेगा ना, तो वो आगे बात करेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि बूंदी में जो चौहान वंश है इसकी स्थापना कौन करता है, देवा चौहान करता है। कब करता है, 1241 ईस्वी में करता है। और बूंदी में बावड़ियां बहुत है, इसलिए बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। क्या कहा जाता है, बावड़ियों का शहर। जैसे झालरापाटन एक जगह है, वहां पर मंदिर बहुत सारे हैं, तो दिन भर घंटियां ही घंटियां बजती रहती है, इसलिए घंटियों का शहर कौन सा हो जाएगा, झालरापाटन। तो याद रखना बावड़ियों का शहर कौन सा है, बूंदी को कहा जाता है ना। आगे शासक बना एक जेतर सिंह। अभी बात कर ली थी 1276 ईस्वी में इसने क्या कर लिया था, कोटा पर अधिकार कर लिया था, किसने, जेतर सिंह ने। फिर बरसिंह हाड़ा, देखो बरसिंह हाड़ा जो थे, यहां पर एक दुर्ग बना हुआ है, तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग। और इस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कौन करवाता है, तारागढ़ दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण करवाता है 1354 ईस्वी में। कौन करवाते हैं, बरसिंह हाड़ा, बरसिंह हाड़ा। ये बरसिंह हाड़ा जो है ये क्या करवाते हैं, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। कब, 1354 ईस्वी में करवाते हैं। कहां करवाते हैं, आपके यहां पर बूंदी में करवाते हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, जैसे ही मैंने तारागढ़ दुर्ग लिखा तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हमने तारागढ़ पहले भी पढ़ा था। जब बात की थी कि अजमेर में चौहानों की स्थापना अजय राज करता है, और अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर बसाया और वहां पर एक दुर्ग बनाया, जिस दुर्ग का क्या नाम था, अजय मेरू दुर्ग था। और उस अजय मेरू दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया, जो उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था, इसकी पत्नी रहती थी तारा सोलंकी, और इस तारा के नाम पर उस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया था, तारागढ़ दुर्ग पड़ा था ना। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में वह स्थान बताइए जहां पर तारागढ़ दुर्ग है, तो आपको बताना है कि सर एक तो बूंदी में है और एक कहां पर है, आपका अजमेर में है। बूंदी वाला का नाम तारागढ़ दुर्ग इसलिए पड़ा क्योंकि इसको दूर से देखने पर ये इस प्रकार से दिखाई देता था कि ताकि एक झील में कोई तारे के समान दिखाई दे रहा हो, कोई झील में तारा है, उस तारे के समान दिखाई देने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, तारागढ़ दुर्ग पड़ा, है ना। और इसका निर्माण कौन करवाता है, बरसिंह हाड़ा करवाता है। इसमें एक चीज और ध्यान में रखना कि यह दुर्ग जो था वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। भित्ति चित्र मतलब दीवार जो थी, इन दीवारों पर चित्र बने हुए थे बहुत सारे, इन दीवारों पर चित्र बनाए हुए थे, इस कारण से भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन सा दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। या तो आपकी शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और या आपका कौन सा दुर्ग है, ये तारागढ़ दुर्ग। तो इन दोनों ही जगह आपको क्या मिलते हैं, भित्ति चित्र, यानी दीवारों पर बहुत शानदार शानदार चित्र है जो उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं, ठीक है ना। और भित्ति चित्रों के विख्यात है। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कौन करवाता है, बरसिंह हाड़ा करवाता है 1354 ईस्वी में, है ना। अब देखो एक नाम आता है सुरजन हाड़ा। सुरजन हाड़ा से बात करें तो थोड़ी सी मैं बात करता हूं, आपको एक घटना बताता हूं। 1568 ईस्वी की बात है, आपको शायद याद होगा। 1568 ईस्वी में अपने एक रियासत हुआ करती थी, मेवाड़ रियासत। और इस मेवाड़ रियासत का जो शासक था वो शासक कौन था, उदय सिंह था। कौन था, उदय सिंह था। तो यहां पर 1568 ईस्वी में अकबर जो मुगल बादशाह था, उस अकबर के द्वारा यहां पर आक्रमण किया जाता है। तो आक्रमण किया जाता है, लेकिन किसके लिए, अधीनता स्वीकार करवाने के लिए यहां पर आक्रमण किया जाता है। लेकिन उदय सिंह क्या करता है कि जेता और सॉरी ये आपके पत्ता सिसोदिया और जैमल मेड़तिया को इस दुर्ग का बाहर सौंपकर चले जाते हैं, और खुद कहां चले जाते हैं, गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। और पीछे से पत्ता ने और जैमल मेड़तिया ने क्या कर लिया था, यहां पर शाखा किया था, जिसमें पत्ता सिसोदिया की जो पत्नी थी फूल कमर, उसने जोहर किया था। तो इन दोनों ने क्या कर लिया, यहां पर शाखा कर लिया था। लेकिन उदय सिंह क्या करता है, गिरवा की पहाड़ियों की ओर निकल जाता है, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करता है, किसकी, अकबर की। तो अकबर ने सोचा कि बूंदी जो है ये हमेशा मेवाड़ वाले और बूंदी वाले आपस में एक दूसरे के ऐसे ही थे, साहित्यार्थी मतलब ये ऐसे ही थे, तो इन्होंने आपस में फूट डालने की कोशिश की। अकबर ने क्या किया कि अकबर ने इन्होंने किया क्या कि आपस में लड़वाते थे।
याद करो जब मालवा, जब आपका जो मारवाड़ था, इस मारवाड़ का जब राजा था चंद्रसेन, तो उसके खिलाफ वहां पर किसको नियुक्त किया था? बीकानेर के शासक थे, उसको नियुक्त किया था। तो इस प्रकार से आपस में फूट डालने का काम करता था। तो इसने अटैक किया बूंदी। बूंदी का शासक कौन है इस समय? सुरजनहाड़ा। तो इस अकबर ने कहा कि अपन क्या करेंगे, बूंदी पर अटैक करेंगे। और बूंदी के वालों के पास में एक किला था, उस किला का क्या नाम है? रणथंबोर का किला था इनके पास में। कौन सा किला था? तो इनके पास में एक किला था रणथंबोर। तो अकबर ने कहा, ये रणथंबोर वाला किला कभी मेवाड़ वालों के पास में था, कभी बूंदी वालों, ऐसे ही चलता था ना। तो रणथंबोर का किला किसके पास में इस समय? सुरजनहाड़ा के पास में है। तो अकबर ने कहा कि हम अटैक किस पे करेंगे? बूंदी पे करेंगे। और बूंदी के वाले के पास में कौन सा किला है? रणथंबोर। तो हम इस रणथंबोर पर अटैक करेंगे। बात कब की है? 1569 की है। कब की बात है? 1569 की बात है। अकबर ने सेना भेजी, और सेना भेजी तो इसमें एक व्यक्ति जो आमेर का राजा था, कौन था? भगवंत दास। कौन आया? भगवंत दास। वही भगवंत दास जिसने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया था। कौन से चरण में? तीसरे चरण में गया था ना। पहले चरण में जलाल खां कोरची, दूसरे शिष्टमंडल के रूप में मान सिंह, और तीसरे के रूप में भगवंत दास, और चौथा कौन गया था? टोडरमल। वो बात करेंगे हम मेवाड़ में। लेकिन रणथंबोर पर अटैक किया किसने? अकबर ने, सेना भेज दी। तो ये भगवंत दास जाता है, भगवंत दास जाकर इस सुरजनहाड़ा को कहता है कि यार सुरजनहाड़ा क्या है, युद्ध में आपको पता है कि अकबर के पास में इतनी सेना है, आपका क्या होगा? आपको नुकसान ही नुकसान है। इससे तो अच्छा है कि आप अकबर की क्या कर लो? अधीनता स्वीकार कर लो। तो सुरजनहाड़ा ने क्या की? इस भगवंत दास की बात मान ली, और भगवंत दास की बात मानकर क्या कर लेता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है किसकी? अकबर की। तो जैसे ही अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो अकबर क्या होता है? इससे प्रसन्न होता है। इसे प्रसन्न होकर क्या करता है? इसे एक तो उपाधि देता है। उपाधि कौन सी देता है? इसे राव राजा की उपाधि देता है। किसकी उपाधि? राव राजा की। और इसको 5000 का मनसब देता है। कितने हजार का मनसब देता है? 5000 का मनसब देता है। और इससे 26 परगने तो देता है बूंदी के आसपास का, और 26 परगने देता है बनारस के। कितने परगने दिए इसको? 26 परगने बूंदी के देता है, और 26 परगने ही किसके देते हैं? बनारस के। जैसे ही इसको बनारस के 26 परगने मिलते हैं, तो ये कहां चला जाता है? बनारस चला जाता है। और बनारस में रहने लगता है कौन? सुरजनहाड़ा। बनारस में ही इसका एक दरबारी विद्वान है चंद्रशेखर। कौन है? चंद्रशेखर। इस चंद्रशेखर ने 2 ग्रंथ लिखे थे। एक ग्रंथ यानी ये इसके साथ में रहता है रणथंबोर वालों पहले। तो इसने कहा कि यार अपने चौहानों में यहाँ पर कौन शासक हुआ था इतना महान? तो ये बात कहता है कि हमीरदेव चौहान था। तो इसने एक हमीरदेव चौहान पर एक ग्रंथ लिखा, हमीर हट। कौन सा लिखा? हमीर हट। और हमीर किसके लिए फेमस था? तो हमीर अपने हट के लिए फेमस था, अपनी जिद के लिए फेमस था। कौन? हमीर। क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी के 2 भगोड़े सेनापति, सैनिक या सेनापति कहूं, वो आए थे यहाँ पर हमीरदेव चौहान के पास में शरण लेने के लिए, तो हमीर ने उन्हें शरण दी थी। कौन था वो? मोहम्मद शाह और केबरू। मोहम्मद शाह और केबरू जो थे, वो केबरू कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। और वो अलाउद्दीन से डरते हुए कहां पर आते हैं? रणथंबोर आते हैं। तो ये हमीरदेव चौहान उसको शरण दे देता है। और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि हमारे 2 भगोड़े सेनापतियों को शरण कौन देता है? हमीर देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी इनके पास में मैसेज भेजता है, और मैसेज में ये कहता है कि हमीरदेव चौहान आप हमारे सेनापतियों को छोड़ दो, हम आप पर अटैक नहीं करेंगे। तब हमीरदेव प्रत्युत्तर में लिखता है कि हम आपके अटैक से डरने वाले नहीं, हम आपके आक्रमण से डरने वाले नहीं हैं, हम आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति और हमारे इतिहास का ये गर्व है, ये गौरव है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हमारी शरण में आता है तो हम उसको क्या करते हैं? शरण देते हैं। यानी शरणागत की रक्षा करना हमारा क्या होता है? परम दायित्व होता है, हमारा धर्म होता है। तो ये किसने कहा था? हमीरदेव चौहान ने। तभी तो हमीर के बारे में कहा जाता है कि सिंह शवन शतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट छड़े न दूजी बार। तभी तो कहा जाता है हमीर के बारे में कि हमीर देव का जो जिद हमीर देव ने एक बार कह दिया, वो बात क्या है? लो की लकीर है, वो बात कभी पलटती नहीं। एक बार जिसको जुबान दे दी, मान लीजिए वो जुबान दे दी। अपना सर कटवा लेंगे लेकिन अपने वादे से नहीं मुकरते। कौन? ये राजपूतों की विशेषता ही हुआ करती थी सभी की। और चंद्रशेखर ने एक ग्रंथ लिखा हमीर हट। जब हमीर हट लिखा तो इस सुरजनहाड़ा कहता है कि यार एक मेरे ऊपर भी लिख दे। तो इस पर भी लिखता है कौन सा? सुरजन चरित्र।
और इस सुरजनहाड़ा ने द्वारिका में एक, गुजरात में एक जगह पड़ती है द्वारिका, उस द्वारिका में एक मंदिर बनवाया, रणछोड़ मंदिर। कौन सा मंदिर? रणछोड़ मंदिर। और ये रणछोड़ मंदिर जो था वो किसको समर्पित था? ये भगवान कृष्ण को समर्पित था। किसको समर्पित था? भगवान कृष्ण को समर्पित था। क्यों था? क्योंकि भगवान कृष्ण जब जरासंध से युद्ध कर रहे थे, उस जरासंध से युद्ध कर रहे थे, तो इन्होंने क्या कर दिया था? रण छोड़ दिया था, यानी युद्ध भूमि को छोड़ दिया था, पीछे हट गए थे। इसलिए कृष्णदास जो भगवान कृष्ण है, इस कृष्ण का एक नाम क्या पड़ गया? रणछोड़ दास। तो रणछोड़ दास का मंदिर, रणछोड़ मंदिर, ये रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाता है कौन? सुरजनहाड़ा। और ये मंदिर किसका है? कृष्ण का बना हुआ है। कहां पर है? द्वारिका। कहां पर है? गुजरात में। द्वारिका गुजरात में बना हुआ है, याद रहेगा आपको। तो अभी तक हमने बात की थी सुरजनहाड़ा की। क्या क्या बात की? कि 1569 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसकी? अकबर की। किसके कहने पर? भगवान दास के कहने पर। भगवान दास जो अकबर का सेनापति था और अकबर की तरफ से आया हुआ व्यक्ति था, अकबर की ओर से इन्होंने कहा कि यार क्या पड़ा है युद्ध में, उनकी अधीनता स्वीकार कर ले, कुछ नहीं होने वाला। तो इसने अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? ये अकबर की। और अकबर की जैसे ही अधीनता स्वीकार करता है तो अकबर प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर इसे 5000 का मनसब देता है और इसे 26 प्रगने बूंदी के और 26 प्रगने कहां का देता है? बनारस के प्रदान करता है। कौन देता है? अकबर देता है। और ये सुरजनहाड़ा जो है वो बनारस में रहने लगते हैं। और सुरजनहाड़ा के दरबारी विद्वान का क्या नाम है? चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर ने 2 ग्रंथों की रचना की है, एक तो हमीर हट और एक कौन सा है? सुरजन चरित्र, जिसकी बात हमने कर ली थी। इस सुरजनहाड़ा ने द्वारिका में एक मंदिर बनवाया था। अब देखो इस सुरजनहाड़ा की एक बात और है, एक कहानी और आती है कि सुरजनहाड़ा ने जब अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो ये जब अकबर के दरबार में एक दिन ऐसे ही बैठे थे, तो वहां पर ये बैठा था, एक शिवाना का जो शासक था कल्लाराय मलोत उस समय, वो भी बैठे थे। तो ऐसे ही बैठे थे तो अकबर ने कहा कि यार सुरजनहाड़ा तुम्हारे एक पुत्री है कि? हाँ, नाम था भान कंवर। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यह है आपका सुरजनहाड़ा। और ये सुरजनहाड़ा कहां का शासक है? तो ये अभी शासक है बूंदी का। कहां का है? बूंदी का। बैठे कहां पर हैं? अकबर के दरबार में बैठे हैं। तो अकबर ने इसे कहा, अकबर के दरबार में बैठे हैं, इसकी एक पुत्री है, उस पुत्री का नाम क्या है? भान कंवर। क्या नाम है? भान कंवर। अब देखो हुआ क्या। अकबर के दरबार में बैठे हैं, अकबर ने कहा कि यार तुम्हारी एक पुत्री है कि? हाँ बिल्कुल है। तो यार अपने सलीम के साथ में क्या कर लें? विवाह कर दें। सलीम जो जहांगीर, सलीम कौन था? जहांगीर था ना। तो इसने कहा यार जहांगीर के साथ में क्या कर लें? विवाह कर लें। तो इसने कहा कि महाराज यहां पर एक पास में एक व्यक्ति कौन बैठा है? कल्लाराय मलोत। कौन है? कल्लाराय मलोत। ये कहां का है? तो ये सिवाना का है। कहां का है? सिवाना का है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे ही इसने कहा कि यार आपकी बेटी की शादी कर दें, तो बाकी जो सामंत सारे बैठे थे, जिन राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली, बाकी सारे बैठे थे, उन सब ने गर्दन नीची कर रखी थी। एक कल्लाराय मलोत था जो आंखों में आंखें डालकर यूं देख रहा था अकबर की तरफ। तो इसने कहा, किसने? इस सुरजनहाड़ा ने, कि महाराज मैंने तो शादी कर दी, कि मैंने तो सगाई कर दी है। तो इसने कहा कि किसके साथ की है? तो इसने कहा कि मैंने तो कल्लाराय मलोजी के साथ में कर दी। तो अकबर पूछता है कल्लाराय मलोजी कि क्या कल्लाराय मलोजी आपकी सगाई कर दी? तो कल्लाराय मलोत सोचा यार बातों ही बातों में सगाई हो रही, क्यों हाँ ना भरे। तो इसने कह दिया कि हाँ कर दी महाराज। दोनों को पता था कि, अकबर को यह पता था कि दोनों के दोनों क्या है? झूठे हैं। लेकिन फिर भी अकबर क्या कर लेता? भाई मान लेता है, माननी पड़ेगी। जब दोनों ने ही कह दिया, इसने, ये बाप है इस भान कंवर का, इसने कह दिया कि हाँ मैं सगाई कर दी। किसके साथ में? कल्लाराय मलोत के साथ में। तो कल्लाराय मलोत भी कहता है कि हाँ कर दी। तो ठीक है। बोले कब की? बोलो 5-4 दिन ही हुए हैं, अभी की है। तो चलो कोई बात नहीं। तो यार इसने कहा कि, अकबर ने कहा सुरजनहाड़ा क्योंकि यार क्या बात है, पार्टी पूटी भी नहीं दी, क्या डरता है इसलिए नहीं बताया? कि नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं। तो बातों ही बातों में फिर इस सुरजनहाड़ा ने इस कल्लाराय मलोत को कहा कि अब तू जल्दी से जा बूंदी, और बूंदी जाकर आ, पहले क्या करके आ? सगाई करके आ, वरना ये अपने को जीवता नहीं छोड़ेंगे। तो फिर कल्लाराय मलोत रातों रात यहाँ से जाता है और जाकर क्या करके आता है? सगाई। किसके साथ में? भान कंवर के साथ में। और फिर इस कल्लाराय मलोत की वहां पर अदर ग्वालियर साइड में पोस्टिंग कर दी जाती है, फिर वो वहां के सूबेदार को मार कर आता है ना। तो इस प्रकार से फिर एक अकबर जो है, इस कल्लाराय मलोत की एक पुत्री,
एक इसकी बहन थी, तो इस कलाराय मलोत की बहन थी, तो ये अकबर कह रहा है कि यार तुम्हारी बहन तो बड़ी हो गई शादी वाली, तो हाँ कह रहा मैं भी ये लड़का ही ढूंढ रहा हूँ। तो ये अकबर कहता है कि अपना जहांगीर है, शादी कर दे। तो इसने कहा कि ठीक है महाराज कर दूंगा, क्योंकि अकबर अब क्या करना चाहता है, बदला लेना चाहता है, क्योंकि इसके वहां पे सूबेदार जो थे उसको मार के आया है। तो ये अकबर से क्या चल रहा है, नाराज। तो इसको भी पता था कि ये नाराज है मुझसे, तो इसने कहा ठीक है महाराज कर दूंगा। अब इसके मन में बिल्कुल नहीं कि मैं अपनी बहन की सगाई किसके साथ में करूं, इस जहांगीर के साथ में करूं, लेकिन ये इसने हाँ भर ली बातों बातों में कि ठीक है महाराज कर दूंगा, लेकिन मेरे पास में कुछ आर्थिक प्रॉब्लम है, मेरे पास में इतने पैसे नहीं है। तो इसने कहा यार पैसे ले जा, पैसों की क्या दिक्कत है। तो अकबर ने पैसे दिए, पैसे देने के कारण ये कलाराय मलोत क्या करवाता है, वहां पर अपने दुर्ग का जाकर पुनर्निर्माण करवाता है। तो पुनर्निर्माण वगैरह करवा देता है, यानी पैसों से सेना वगैरह इकट्ठी करता है। फिर उसने कहा कि यार मेरे पास में ज्यादा भोजन वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो आप बारात में है वो थोड़े से लिमिटेड लोग ही लेके आना। तो अकबर ने कहा कि ज्यादा कोई आएंगे नहीं, बस एक तो हमारा जहांगीर आएगा और उसके 5-4 मित्र आएंगे, इतनी सी बात है। कि ठीक है कोई बात नहीं। तो जैसे ही ये बारात लेकर जाता है जहांगीर, कहां पर, इस कलाराय मलोत के पास में, तो ये एक तो जहांगीर जाता है, एक 5-4 आदमी इसके दोस्त वगैरह और जाते हैं। तो ये कलाराय मलोत चप्पलों की माला डालते हैं किसके गले में, जहांगीर के गले में, और इसके दोस्तों की चौकी बली क्या करता है, पिटाई करता है शानदार तरीके से। तो ये वहां से क्या करते हैं, मार मार के इतनी बुरी तरीके से मारा इनको कि इन्होंने चप्पलें हाथ में ली और चप्पलें हाथ में लेकर वहां से भागे, कौन, जहांगीर और उसके मित्र। तो फिर जहांगीर कोई S3D पर बैठा कोई मिली, वहां पर इसने कॉल की गया और कॉल करके अपने पापा को पूछा कि पापा कहाँ भेज रहे हो। तो इसने कहा अरे मैं तो आपको कलाराय मलोत के पास में भेजाऊं सिवाना, वहां पर आपको शादी करनी है। अरे क्यों, किसकी शादी, मेरे को तो वहां पर इतनी बुरी तरीके से मारा है उन्होंने। तो फिर क्या करता है ये कलाराय मलोत दुश्मनी मोल ले लेता है इससे। तो इन अकबर से बेवजह इनके पुत्र को पीटा है, तो भाई गुस्सा तो आएगा ही ना। तो फिर कलाराय मलोत पर क्या करता है, अकबर अटैक करता है। अटैक करने के कारण सिवाना का जो दूसरा शाखा होता है, 1589 ईस्वी की बात है, और वहां पर जो जोहर किया था, वो जोहर करने वाली महिला कौन थी, तो वो महिला थी भान कंवर। कौन थी, भान कंवर। इसने क्या किया था, वहां पर जोहर किया था। इसने क्या किया था, जोहर किया था। बस आपको ध्यान में रखने वाली बात यही है कि सिवाना का जब दूसरा शाखा हुआ था 1589 में, कब की बात है, तो 1589 में अकबर ने क्या किया, यहाँ पर अटैक किया है। और अटैक करने पर कलाराय मलोत तो क्या करता है, केसरिया करता है, और केसरिया करता है तो जोहर कौन करता है, भान कंवर। अब जैसे ही इसने अटैक किया तो कलाराय मलोत से किसी ने कहा कि भाई यहाँ पर जोहर केसरिया तो आप कर रहे हो, लेकिन जोहर कौन कर रहा है। तो इसने मैसेज किया कि अभी तो मैं क्या हूं, जिंदा हूं। तो किसी ने कहा कि अभी तो तुम्हारी शादी ही नहीं हुई है, तू तो तुम्हारी तो क्या है, सगाई। तो लेकिन हिंदू धर्म में मान्यता है कि सगाई होना अपने आप में क्या है, आधा विवाह होने के बराबर है। जैसे ही किसी की सगाई हो जाती है तो हिंदू धर्म में ऐसा मान्यता है कि उसका क्या हो गया, आधा विवाह हो गया उसके साथ में। तो इसने कहा कि मैं तो जीऊंगी उसी के साथ में और मरूंगी भी उसी के साथ में। तो भान कंवर ने कहा कि आप मुझे लेने आओ, मैं वहां पर क्या करूंगी, जोहर का नेतृत्व करूंगी। तो कलाराय मलोत जाता है यहाँ पर और इस भान कंवर को लेकर जाता है कहां पर, सिवाना में। और जैसे ही अटैक करता है तो उसके बाद में कलाराय मलोत तो क्या करता है, केसरिया करता है, और भान कंवर क्या करती है, वहां पर जोहर करती है। ये बात थी सिवाना दुर्ग की बात थी, है ना। लेकिन पुत्री किसकी है भान कंवर, तो ये सुरजनहाड़ा की पुत्री है। किसकी पुत्री है, सुरजनहाड़ा की पुत्री है भान कंवर, जिसकी सगाई किसके साथ में हो रखी थी, कलाराय मलोत के साथ में हो रखी थी, जो कहां का था, सिवाना का था, है ना। और उसने क्या किया था, यहाँ पर अविवाहित रहते हुए जोहर किया था, 1589 की बात है। और ये सिवाना दुर्ग में कौन सा शाखा होता है, दूसरा शाखा होता है। तो आपको इतनी सी चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है ना। सुरजनहाड़ा की पुत्री भान कंवर ने अविवाहित रहते हुए सिवाना दुर्ग में जोहर किया। और सुरजनहाड़ा की जो मृत्यु होती है वो 1585 में होती है। कब होती है, 1585 में होती है। और कहां होती है, क्योंकि ये बनारस चला गया था, 26 प्रगने बूंदी के और 26 प्रगने जब बनारस के दिए गए थे अकबर के द्वारा, तो ये कहां चला गया था, बनारस ही चला गया था। और वहीं पर 1585 ईस्वी में इस सुरजनहाड़ा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये चीज भी ध्यान रखना। फिर आगे एक शासक आते हैं राव रतन सिंह। ये राव रतन सिंह जहांगीर के समय थे। तो ये राव रतन सिंह बड़े न्यायप्रिय राजा थे, कि बहुत न्याय, बिल्कुल न्यायप्रिय, अच्छी तरह से न्याय करते थे। इसलिए जहांगीर ने इससे किसकी उपाधि दी थी, रामराज की उपाधि दी थी। रामराज की उपाधि दी थी किसे, रतन सिंह को। क्योंकि अपने कहा ही ऐसा जाता है कि न्याय कहां पर था, न्याय तो राज के राम पर था। राम जी करते थे न्याय तो, और राम जी के राज में ही क्या थी, न्याय थी। अब तो न्याय क्या हो चुकी है, खत्म।
लेकिन जहांगीर ने देखा कि वास्तव रतन सिंह भी क्या था, न्यायप्रिय राजा था, लोगों के साथ में किस प्रकार की न्याय करता था, इसलिए इसे रामराज की उपाधि दी। किसे? इस रतन सिंह को। और ये रतन सिंह न केवल न्यायप्रिय था बल्कि ये चित्रकला प्रेमी भी था, पेंटिंग लवर भी था, इसलिए इनको उपाधि दी गई थी सर बुलंद राय। चित्रकला प्रेमी होने के कारण इन्हें एक उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा, और वो उपाधि कौन सी थी? सर बुलंद राय की। ये चित्रकला प्रेमी और न्याय प्रेमी भी नहीं था, ये बड़ा बहादुर योद्धा भी था, कुशल योद्धा भी था। आगे हम बात भी करेंगे, और अभी हम बता देते हैं आपको कि जब खुर्रम इनका पुत्र था, जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से राजा बनता है, शासक बनता है, मुगल बादशाह बनता है। खुर्रम 1622 ईस्वी के आसपास की बात है, जब अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है दक्षिण भारत में। तब जहांगीर इस रतन सिंह को भेजता है कि यार तुम जाओ और कुशल जो खुसरो है, उस खुर्रम है, इस खुर्रम के विद्रोह का क्या करो? दमन करो। तब खुर्रम ने, इस रतन सिंह ने ना केवल खुर्रम के विद्रोह का दमन किया बल्कि खुर्रम को क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। तो ये रतन सिंह एक योद्धा भी था, यह न्यायप्रिय भी था, और न्यायप्रिय होने के कारण रामराज की उपाधि दी किसने? जहांगीर ने। और ये चित्रकला प्रेमी भी था, यानी पेंटिंग लवर भी था। कौन? रतन सिंह। इस कारण से इसे सर बुलंद राय की उपाधि भी देता है। कौन? जहांगीर देता है। कौन देता है? जहांगीर देता है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। खुर्रम के विद्रोह का दबाने का कार्य किया किसने? रतन सिंह ने। आगे एक शासक बना शत्रुसाल। इस शत्रुसाल ने जहांगीर को राव की पदवी दी, 3000 का मनसब और 3000 जात और 2000 क्या दिए? सवार। जात यानी सवार, जैसे मान लीजिए मनसबदारी क्या होती थी कि दरबार में इतने इतने आप सैनिक रख सकते हो, इतने इतने घोड़े आप रख सकते हो, तो इसको बोलते थे मनसब, यानी जात और सवार। बूंदी के किले को रंग महल, बूंदी के किले में रंग महल का निर्माण करवाया था। छत्रसाल या शत्रुसाल जो था, इसने बूंदी दुर्ग जो था ना, उस बूंदी दुर्ग का निर्माण तो किसने करवाया था? बरसिंह हाड़ा ने करवाया था 1354 ईस्वी में। लेकिन यहां पर एक रंग महल का निर्माण करवाते हैं कौन? शत्रुसाल। और शाहजहां के पुत्रों के समय उत्तराधिकार जो युद्ध हुआ था, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। इस उत्तराधिकार युद्ध में, सामूगढ़ के युद्ध में, सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। इस सामूगढ़ के युद्ध में ये क्या हुए थे? वीर गति को प्राप्त हुए थे। और किसके पक्ष से लड़ते हुए मरे गए थे? तो शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार दौरान के द्वारा पक्ष में ये लड़ते हुए मारे गए थे ना। तो ये चीजें भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रख लेनी है। तो ये धारा की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था ना, दौरान धारा, ये धारा है ना, धारा के पक्ष में लड़ते हुए मारा गया था। कौन? ये आपका शत्रुसाल। उसके बाद में शासक बनता है अनिरुद्ध सिंह। तो अनिरुद्ध सिंह 1688 ईस्वी में राजा राम जाट के विरुद्ध में लड़ते हुए शाही सेना के साथ थे। यानी ये क्या कहते हैं? राजा राम जो जाट था, उस राजा राम जाट के में जब लड़ाई हुई थी 1688 ईस्वी में, तो ये किसकी सेना में थे? ये शाही सेना में थे, है ना। शाही सेना की ओर से ये लड़ रहे थे। अपने पिता शत्रुसाल की याद में इसने बूंदी में 84 खंभों की छतरी बनाई थी। याद रखना, हमारे को बड़ी कंफ्यूज होती है कि 84 खंभों की छतरी और 80 खंभों की छतरी जो है, एक तो मुस्सी महारानी की छतरी है ना 80 खंभों की छतरी, वो तो आपकी अलवर में, मैं यहां पर लिख देता हूं 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी। और ये 80 खंभों की जो छतरी है, ये आपकी कहां पर है? तो ये आपकी है अलवर में। कहां है? अलवर में। और ये किसकी है? तो ये मुस्सी महारानी की छतरी है। कितने खंभों की? 80 खंभों की छतरी है। लेकिन 84 खंभों की छतरी कहां पर है? तो ये बूंदी में है। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में है। और किसकी याद में बनवाई थी? अपने पिता शत्रुसाल की याद में। कि इनका पिता कौन था? शत्रुसाल। इस शत्रुसाल की याद में कितने खंभों की छतरी बनवाता है? 84 खंभों की छतरी बनवाता है। कौन बनवाता है? तो ये अनिरुद्ध सिंह बनवाता है। कौन बनाता है? अनिरुद्ध सिंह। और इस अनिरुद्ध सिंह की एक पत्नी थी नाथावती। इस नाथावती ने क्या किया था? नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसकी बावड़ी का? इसने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। कहां पर? बूंदी में। और कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रानी जी की बावड़ी कहां पर है? तो बूंदी में है। निर्माण किसने करवाया था? तो अनिरुद्ध सिंह की जो पत्नी थी नाथावती, इस नाथावती ने करवाया था। किसका निर्माण? रानी जी की बावड़ी। और रानी जी की बावड़ी आपकी है कहां पर? बूंदी पे है। बता दोगे? अगर आपसे कोई पूछ ले कि मुस्सी महारानी की छतरी कहां पर है, तो आपका जवाब होना चाहिए अलवर। कितने खंभों की है? तो आपका जवाब होना चाहिए 80 खंभों की छतरी है अलवर में। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर कह रहा हूं।
84 खंभों की जो छतरी है, ये 84 खंभों की जो छतरी है वो आपकी कहां पर है? बूंदी में है। और मुस्सी महारानी की छतरी बनी हुई है 80 खंभों की, वो कहां पर है? अलवर में है। ठीक है ना, तो इतनी चीज आपको ध्यान में रखना। अनिरुद्ध सिंह की पत्नी कौन थी? नाथावती थी। इस नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो अति महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपको ध्यान में रखनी है ना। आगे चलकर एक शासक आता है बुद्ध सिंह। कौन शासक आता है? बुद्ध सिंह हाड़ा। देखो इस बुद्ध सिंह हाड़ा की एक पुस्तक है, कौन सी? नेह तरंग। इस बुद्ध सिंह हाड़ा की बड़ी जोर की कहानी है, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। शासक कौन है? बुद्ध सिंह हाड़ा। बुद्ध सिंह, इस बुद्ध सिंह की जो शादी हुई थी वो आपकी जयपुर की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था अमर कुंवरी। क्या नाम था? अमर कुंवरी या अमर कंवर। इस अमर कंवर के साथ में हुई थी। ये अमर कंवर किसकी बहन थी? तो ये सवाई जय सिंह की बहन थी। किसकी बहन थी ये? तो ये सवाई जय सिंह की बहन थी, है ना। सवाई जय सिंह, ये सवाई जय सिंह की क्या थी? बहन। अब देखो हुआ क्या था कि बुद्ध सिंह कहां का शासक है? तो ये बुद्ध सिंह बूंदी का शासक है। कहां का है? तो ये आपका बूंदी का शासक है। कौन? बुद्ध सिंह। और बुद्ध सिंह की क्या हुआ कि पुत्रियां तो होती, लेकिन कोई भी पुत्र होता वो जीवित नहीं बचता था, वो क्या हो जाता? मर जाता था। तो एक दिन ऐसे ही दरबार लगाया गया था। दरबार में दरबारी जो सामंत वगैरह थे, जो दरबारी गण वगैरह थे, वो बैठे हुए थे। और जब बुद्ध सिंह भी उसमें बैठा हुए थे तो एक व्यक्ति जो था बड़ा उदास उदास सा बैठा था। तो बुद्ध सिंह ने कहा कि यार क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों? सारे लोग आनंद से मस्त एकदम हंसते खेलते चेहरे हैं सबके, तुम इतने उदास क्यों? तो उसने कहा कि महाराज मैं ही क्या, पूरी बूंदी उदास है। उसने कहा ऐसी क्या बात होगी? तो उसने कहा महाराज आपके कोई उत्तराधिकारी नहीं है और कल को आप तो चले जाओगे, उसके बाद में इस बूंदी का क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा रखवाला होगा वो कौन होगा? तो बुद्ध सिंह ने कहा यार बात तो गंभीर है, सोचने वाली बात है, लेकिन इसमें मैं ही क्या कर सकता हूँ यार, पुत्र क्या होते हैं, जी नहीं रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो लोगों ने सोचा और सोचने के बाद में कहा कि किसी ना किसी को तो उत्तराधिकारी बनाना होगा। तो बुद्ध सिंह ने कहा बात तो सही है, बनाने से पहले अब ये अमर कुंवरी है, इसका भाई कौन है? ये है सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह कहाँ का है? तो ये है आपका जयपुर का। कहाँ का है? ये जो जयपुर है, यानी जयपुर शासक कौन है? सवाई जय सिंह। और इस समय यह भी एक शक्तिशाली हिंदू शासक के रूप में जाने जाते थे। कौन? सवाई जय सिंह। तो इस बुद्ध सिंह ने कहा यार पहले उससे पूछ लेना, कल को वो पंगा करेगा। तो इस बुद्ध सिंह के लोगों के द्वारा जब इस सवाई जय सिंह के पास में मैसेज भेजा गया था और इनसे पूछा गया, तो इसने कहा कि यार बूंदी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, और बूंदी का उत्तराधिकारी किससे बनाया जाए? कल को महाराज तो चल बसेंगे, तो बूंदी का शासक कौन होगा? तो इन्होंने कहा बात तो सही है। तो यहाँ पर बूंदी के आसपास ही एक सामंत थे जिनका एक बेटा था, उस बेटे का नाम था दलेल सिंह। क्या नाम था? दलेल सिंह। तो इस दलेल सिंह को क्या किया? इस सवाई जय सिंह ने कहा कि इस दलेल सिंह को क्या कर दो, आप राजा बना दो, यानी उत्तराधिकारी बना दो। तो लोगों ने कहा कि यार ये तो छोटे से मतलब एक सामंत है और छोटे से ठिकाने के सामंत के बेटे हैं, इसको कैसे बूंदी का शासक बना दिया जाए? तो इसकी पुत्री थी एक सवाई जय सिंह की, उस पुत्री का नाम था कृष्णा कंवर। कौन सा नाम था? कृष्णा कंवर। और इसने क्या कर दिया? इस कृष्णा कंवर के साथ में क्या कर दिया? इसका विवाह कर दिया। दलेल सिंह का विवाह किसके साथ कर दिया? कृष्णा कंवर के साथ में विवाह कर दिया। किसका? दलेल सिंह का। और सवाई जय सिंह ने कहा कि अब तो ये क्या होंगे, आमेर के क्या हो गए, जयपुर के क्या हो गए, संबंधी हो गए, क्योंकि जयपुर की राजकुमारी के साथ में विवाह हुआ है। किसका? दलेल सिंह का। तो अब तो ये छोटे से नहीं रहे, तो बड़े राजघराने से जुड़ गए, अब इनको क्या कर दो, बूंदी के उत्तराधिकारी बना दो। और जय सिंह देखो देखता ही क्या था, बूंदी का शासक कौन था? बुद्ध सिंह। तो अपनी बहन की शादी कर दी अमर कंवरी के साथ में, अमर कंवरी की। और अब राजा बनाने की बारी है दलेल सिंह की। तो दलेल सिंह के साथ में किसकी शादी कर देता है? अपनी बेटी कृष्णा कुमारी की। किसकी? कृष्णा कंवर की शादी कर देता है, क्योंकि इसको पता था कि राजा कौन बन रहा है, यह बन रहा है। अब हुआ ये कि यह अमर कंवरी और ये जो आपकी है कृष्णा कंवर, ये अमर कंवर और ये कृष्णा कंवर दोनों आपस में क्या थी? बुआ भतीजी थी। तो अब राजा कौन बन रहा है? दलेल सिंह बन रहा है। तो पटरानी कौन बनेगी? कृष्णा कंवर। कृष्णा कंवर बनेगी। तो इस अमर कंवरी की अब चल नहीं रही है। हाँ मानता हूं कि पहले इन दोनों के बीच में, बुद्ध सिंह और अमर कंवरी के बीच में बनती नहीं थी, ज्यादा खास इनकी साथ में बनती नहीं थी। बुद्ध सिंह की एक अन्य रानी थी, उसके साथ में इनकी ज्यादा लगाव था, ज्यादा प्रेम था। लेकिन अमर कंवरी किसकी बहन थी? तो इस सवाई जय सिंह की बहन थी। इस सवाई जय सिंह की बहन के कारण इसका दबदबा था
और ये क्या करती, जैसे करती वैसे ही इस मुंदी में होता था। लेकिन अब जैसे ही ये कर रही अमर कंवरी कुछ बोलती तो एक कृष्णा कुमारी कहती है कि बुआ जी बस अत्ता दिन हाथ है, अब थे ज्यादा माल का ज्यादा डिसीजन लेने की कोशिश मत करो, यहाँ की पटरानी कौन हूं मैं। तो अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, बुआ भतीजियों के बीच में अनबन हो जाती है, लड़ाइयां शुरू हो जाती है, और असली जो लुगाइयों की लड़ाई होती है वो होना शुरू हो जाती है किसमें, कृष्णा कंवर के बीच में और अमर कंवरी के बीच में। होता यूं है कि इस बुद्ध सिंह के बुढ़ापे में क्या होता है, बच्चा होता है, बुढ़ापे में क्या होता है, एक टाबर होता है जिसका नाम क्या है, उमेद सिंह है। क्या नाम, ये उमेद सिंह बुढ़ापे में होता है। देखो इनके बीच में उत्तराधिकारी लड़ाइयां चल रही है, लेकिन बुद्ध सिंह जो है ये अपने लक्ष्य पर अटल हैं। तो इन्होंने क्या किया कि बुढ़ापे में जाकर किसी अन्य रानी, अमर कंवरी के नहीं हुआ, किसी दूसरी रानी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था, उमेद सिंह। जैसे ही उमेद सिंह हुआ तो इस अमर कंवरी की क्या हुई, आशा की किरणें जगी, आशा की लहर दौड़ी बूंदी में पूरी में। क्योंकि देखो पहले बुद्ध सिंह के जब कोई शासक नहीं, कोई पुत्र नहीं था, तब बूंदी का जो उत्तराधिकारी चुना गया था वो किससे चुना गया था, दलेल सिंह को चुना गया था। लेकिन जैसे ही बुद्ध सिंह के उत्तराधिकारी हो गया तो इस अमर कंवरी ने कहा कि अब तो महाराज के पुत्र हो गया है और महाराज के खुद का वंश, खुद का वारिस आ गया है, तो क्यों हम इस गोद लिए हुए दलेल सिंह को राजा बनाए, हम तो किसको बनाएंगे, इस उमेद सिंह को बनाएंगे। तो ये जो कृष्णा कंवर है, ये कृष्णा कंवर अपने भाई किसके पास में, सवाई जय सिंह के पास में मैसेज भेजती है और इसे कहती है कि भाई ऐसी ऐसी बातें हो रही है बूंदी में, दलेल सिंह को राजा नहीं बना रहे हैं और बना किसको रहे हैं, उमेद सिंह को। तो इस सवाई जय सिंह ने वापस रिप्लाई किया कि टांगे तोड़ दूंगा बूंदी वालों तुम्हारी, अगर ऐसा कुछ भी किया तो राजा कौन रहेगा, दलेल सिंह। तो बूंदी वालों को कहा कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तो इन्होंने क्या की, कोई सहायता नहीं की अपनी बहन किसकी, अमर कंवरी की। तो अब अमर कंवरी परेशान है क्योंकि इसको राजा बनाना है, किसको, उमेद सिंह को। तो उमेद सिंह को राजा बनाना है तो ये सोच रही है कि मां अब सहायता किससे लूं। तो इसने क्या किया, तो इसने ये किया कि इसने सबसे, जिस समय इस टाइम पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन थे, मराठा थे, क्योंकि मराठाओं का जो पर्चा था, मराठाओं की जो शक्ति थी वो चरम पर थी। तो मराठाओं का जो परचम लहरा रहा था पूरे भारतवर्ष में, तो इसने क्या किया, इस मराठाओं का एक सरदार, एक सेनापति हुआ करता था, उसका नाम क्या था, मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर, ये जो मल्हार राव होलकर था ये क्या था, मराठों का सेनापति था। और ये मराठों का सेनापति था तो इसको क्या किया था, आमंत्रित किया किसने, अमर कंवरी ने। और अमर कंवरी ने ये कहा कि आप आओ और आकर हमारी थोड़ी सी सहायता करो। तो मल्हार राव होलकर यहाँ पर आता है और आने के बाद में इस अमर कंवरी से कहता है कि क्या बात हो गई। तो अमर कंवरी से बताती है कि हमने गोद लिया था किसको, दलेल सिंह को, लेकिन दलेल सिंह के बाद में अब हमारे महाराज के क्या हुआ, खुद की वारिस, खुद का वंश, खुद का पुत्र उत्पन्न है, खुद का पुत्र है उनका, तो हम इसे ही राजा बनाएंगे। नाम था उमेद सिंह। तो इसने कहा कि क्या बात है, तुम्हारा तो सगा भाई है सवाई जय सिंह। तो इसने कहा कि कौन आज सगा भाई होता है, कौन किसी का नहीं होता। और इसने तुरंत राखी निकाली और राखी निकालकर इस मल्हार राव होलकर के क्या बांध दी, राखी बांध दी और कह दिया कि आज से ही तुम मेरा भाई है, मैं तो तेरे को ही भाई मानती हूं, अभी से तुम मेरी क्या करो, सहायता करो। तो इस मल्हार राव होलकर ने कहा कि बहन इतनी ज्यादा आप आवेश में मत आइए, इतनी ज्यादा भावुक मत होइए, हम तो पैसों के बदले काम करने वाले व्यक्ति हैं, आप ये राखी बांधिए तो 250 रुपए कम दे देना, बाकी पैसे तो आपके क्या होंगे, लगेंगे। तो ये बात किसने कही, इस मल्हार राव होलकर ने कही। और इस अमर कंवरी ने कहा कोई बात नहीं, आप पैसे ले लेना, फिर हमारा काम तो करो। तो ये मराठा जो है, ये मराठा इसको राजा बनाकर, उमेद सिंह को राजा बनाकर क्या करते हैं, वापिस चले जाते हैं। और जैसे ही पता चलता है किसको, सवाई जय सिंह को, तो सवाई जय सिंह सेना भेजता है और सेना लेकर आता है कहां पर, बूंदी में, और राजा किसको बना देता है वापिस, दलेल सिंह को। तो ये ऐसे ही चलता गया, कभी दलेल सिंह रहा, कभी उमेद सिंह, कभी दलेल सिंह, कभी उमेद सिंह। जब फाइनली सवाई जय सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में राजा कौन बनता है, दलेल उमेद सिंह बनता है। कौन बनता है, उमेद सिंह। और तब तक अधिकतर समय तक जब राजा रहा था वो कौन था, दलेल सिंह। और दलेल सिंह के साथ में विवाह किसने किया था, कृष्णा कंवर ने किया था। और कृष्णा कंवर किसकी पुत्री थी, तो ये सवाई जय सिंह जो आमेर के यानी जयपुर के शासक थे उसकी क्या थी, पुत्री थी। इस कारण से ये सवाई जय सिंह ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ, दलेल सिंह से किया था, तभी तो ये राजा बनाना चाहता था इसको। और इन दोनों के बीच में क्या हो गई। तो अब देखो यहां पर आए कौन थे, मराठा आए थे। तो प्रश्न यह बनता है कि मराठा पहले आते थे तो लूटपाट करके चले जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि सबसे पहले अगर किसी रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है
तो वो कौन सी रियासत में किया है? बूंदी ने। बूंदी में किया है किसने? मराठों ने। तो क्वेश्चन आता है कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप सबसे प्रथम किस रियासत में किया गया था? मराठों के द्वारा। तो वो रियासत आपकी आती है बूंदी। और बूंदी से क्या कर लेते, फिर इनको यह पता चल गया था कि इस प्रकार से यार बड़े जोर के काम है, इन दोनों आपस में क्या करो, फूट डालो, राज करो, और इनके पास में क्या करो, पैसे लो। तो इस प्रकार से मराठा बाद में बहुत आतंक मचाया था इसके बाद में मराठाओं ने, कब? अपने राजस्थान के अंदर, है ना। तो ये चीज भी थोड़ी सी आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे चलकर राजा कौन बनता है? उमेद सिंह बनता है ना। तो सवाई जयसिंह ने अपनी पुत्री जो कृष्ण कुमारी थी, कृष्णा कंवर थी, इसका विवाह किसके साथ में कर दिया? दलेल सिंह के साथ में, हमने बात कर ली थी। और उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। अब देखो 1734 में क्या हुआ था? सर्वप्रथम 1734 में मराठों ने बूंदी में भाग लिया था, पता है। आंतरिक जो मामले थे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर दिया था किसने? मराठों ने। पहले मराठे कोई भी रियासत के जो आंतरिक मामले थे उनमें हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन सर्वप्रथम किस रियासत में किया है? बूंदी में किया है। यह आपको पता होना चाहिए। क्यों किया है? क्योंकि यहां पर उत्तराधिकार को लेकर विवाद चल रहा था। किन किन के बीच में चल रहा था? तो बुद्ध सिंह के जो पुत्र था, एक तो था उमेद सिंह, और एक इनको कोई सामंत था गोद लिया हुआ, उसका नाम था दलेल सिंह। तो इन दोनों के बीच में राजा बनने को लेकर क्या हो रहे थे? विवाद था। इस कारण से मराठों को आमंत्रित किया किसने? सवाई जयसिंह की बहन थी, कौन? अमर कुंवरी। इस अमर कुंवरी ने किया था। और मराठा सेनापति उस समय कौन था? मल्लाराव होलकर था, है ना। 17/7 देखो, 17 जुलाई को क्या होता है? एक हुरडा सम्मेलन होता है। हुरडा सम्मेलन होता कब है? तो ये आपका 17 जुलाई 1734 को होता है। और होता कहां पर है? भीलवाड़ा में होता है। कहां पर होता है? भीलवाड़ा में होता है। और इसका आयोजन कौन करता है? तो मेवाड़ रियासत करवाती है। क्योंकि इसका मतलब क्या था कि सभी राजाओं को, एक राजस्थान के जितने भी राजा थे उन राजाओं को एक साथ एकजुट करने का प्रयास किया गया था। किसके विरुद्ध? तो मराठाओं के खिलाफ। क्योंकि इस समय मराठा जो थे वो राजस्थान में बड़ा विवाद, बड़ा मतलब अफरा तफरी मचा रहे थे। तो इन मराठाओं का नाश करने के लिए, इन मराठाओं से लड़ने के लिए, राजस्थान की शक्ति को एकजुट करने के लिए एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था हुरडा सम्मेलन। और हुरडा सम्मेलन हुआ कब था? 17 जुलाई 1734 को हुआ। कहां पर हुआ? भीलवाड़ा में हुआ। और इस हुरडा सम्मेलन में बूंदी के किस शासक ने, बूंदी की ओर से किसने भाग लिया था? तो दलेल सिंह ने भाग लिया था। किसने लिया था? दलेल सिंह, ठीक है ना। और बुद्ध सिंह के समय ही फर्रुख सिंह ने बूंदी का नाम बदल कर क्या कर दिया था? फर्रुखाबाद कर दिया था, है ना। ये चीज भी ध्यान रखना। अब देखो, उमेद सिंह कहते हैं कि बहुत चमत्कारी था। उमेद सिंह बुढ़ापे में जाकर हुआ था बुद्ध सिंह के, तो ये बड़ा चमत्कारी व्यक्ति था, इसलिए लोग इसे श्रीजी के नाम से जाने जाते थे। कौन से नाम से? इसे श्रीजी के नाम से जानते थे। और इसके पास में एक ईरानी घोड़ा था जिसका नाम था हुंजा। क्या नाम था? ईरानी घोड़ा था जिसका नाम क्या था? हुंजा था, ना। और तारागढ़ दुर्ग में चित्रशाला का निर्माण करवाता है कौन? उमेद सिंह। कौन करवाता है? उमेद सिंह। और ये चित्रशाला भी किसके लिए? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि चित्रशाला जो आपकी जो है तारागढ़ दुर्ग है, ये पूरा का पूरा किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। दीवारों पर जो शानदार शानदार चित्र थे उनके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? आपका तारागढ़ दुर्ग, है ना। विष्णु सिंह की कोई बात ज्यादा याद नहीं रखनी। 1818 में जो सहायक संधियां हुई थी, वो सहायक संधि स्वीकार करने वाले बूंदी के शासक कौन थे? विष्णु सिंह। और सहायक संधियां किसने? इस सहायक संधियों के समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। और इस हेस्टिंग का जो प्रतिनिधि था वो कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ था। कौन था? तो चार्ल्स मेटकॉफ था, ना। कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो 1818 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार करने वाले बूंदी का शासक था। देखो, बूंदी में जो सहायक संधियां सबसे पहले स्वीकार की थी उनमें बात कर लेते हैं कि लगभग रियासतों ने 1817-18 में सहायक संधियां स्वीकार कर ली थी। लेकिन सबसे अंत में जो जिस रियासत ने सहायक संधि स्वीकार की थी वो कौन सी थी? आपकी सिरोही थी। कौन सी थी? सिरोही थी। और सिरोही ने की थी 11 सितंबर 1823 को की थी, है ना। और एक थी आपकी जैसलमेर। जैसलमेर ने की थी 19 में। जैसलमेर, इस जैसलमेर ने की थी 1819 में, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है थोड़ी सी, है ना। उसके बाद में शासक बनता है राम सिंह। ये राम सिंह 1857 की क्रांति के समय बूंदी का शासक था। कौन था? बूंदी का शासक था। और इसका एक दरबारी विद्वान था सूर्यमल मिश्रण। ये भी इस राम सिंह के पास में रहते हैं। कहां पर? बूंदी में। और इन्होंने ग्रंथ लिखा है। इनका दरबारी विद्वान कौन है? सूर्यमल मिश्रण। और ये सूर्यमल मिश्रण राज्य कवि भी हैं। कैसे कवि हैं? तो राज्य कवि, राजस्थान के राज्य कवि कौन है?
सूर्यमल मिश्रण है। जन्म इनका 1815 में हिरना गांव, बूंदी का एक गांव पड़ता है हिरना, उस हिरना गांव में होता है किसका जन्म, तो सूर्यमल मिश्रण का जन्म होता है 1815 में, बूंदी के हिरना गांव में जन्म होता है। इनकी मृत्यु कब होती है, 1868 में होती है। सूर्यमल मिश्रण की जो मृत्यु होती है वो 1868 में होती है। और राजस्थान के राज्य कवि भी हैं। सूर्यमल मिश्रण वही सूर्यमल मिश्रण जो 1857 की क्रांति के समय एक ग्रंथ लिखते हैं, और उस ग्रंथ का नाम क्या है, वीर सतसई। और इस वीर सतसई में लिखते हैं कि यहाँ की जो महिलाएं थी वो बड़ी ऐसी महिलाएं, अपने आप में एक अद्भुत महिलाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। दुनिया के ऐसे किसी भी कोने में आपको राजस्थान की जैसी वीरांगनाएं, राजस्थान की जैसी माताएं, राजस्थान की जैसी महिलाएं नहीं मिलती। क्योंकि इन्होंने लिखा है कि इला न देनी आपनी हालरी हुलराय, पूत सिकावे पालने मर्त बढ़ाए मान। कि जब राजस्थानी महिलाएं अपने बच्चे को जब पालने में उसके झूले देती हैं, उसको पालने में झुलाती है, उस समय वो कहती है कि तुम कट कट के मर जाना, लेकिन अपनी जो मातृभूमि है वो किसी दूसरे दुश्मन को मत देना, दुश्मनों को मत सौंपना। क्योंकि माँ और मातृभूमि को यहाँ पर अद्भुत एक महत्व दिया गया है राजस्थानी भाषा में। या राजस्थान के गौरव की मैं बात करूँ तो इसका इतिहास जो है वो अपने आप में हमें यह बताता है कि राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की जो वीरांगनाएं हैं ये अपने आप में अद्भुत है। राजस्थान की जो महिलाएं, राजस्थान की जो औरतें हैं, ये यहाँ पर इतने 7वीं शताब्दी से लेकर जब बात करते हैं 12वीं शताब्दी तक, तो ये राजपूत काल था। इस राजपूत काल में अनेक आक्रमण हुए थे। उस समय लोगों ने 20-22 साल की उम्र नहीं देखी थी। किसी बहन, किसी स्त्री का पति मर गया होगा, किसी का भाई मर गया होगा, किसी का पिता उस युद्ध में खत्म हो गया होगा, समाप्त हो गया होगा, फिर भी वो महिला अपने बच्चे को पालती है, अपने बच्चे को तैयार करती है कि तू जल्दी से बड़ा हो, और बड़ा होने के बाद में तुम्हें उन सब का क्या करना है, बदला लेना है दुश्मनों से। ऐसी विचारधारा रखने वाली दुनिया की औरतें आपको राजस्थान के अलावा कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तभी तो हम कहते हैं ना, कभी कभी से हम सोचता हूँ कि हमने इतिहास को सही पढ़ा ही नहीं, हमने तो हिस्ट्री को स्टोरी समझ के पढ़ लिया। अगर इतिहास को हम सही ढंग से पढ़ते हैं तो इतिहास में हमें पता चलता है कि इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में किस किस प्रकार के योद्धा और कैसे कैसी वीरांगनाएं हुई हैं। जब बाहरी आक्रमणकारी के पास में मान लीजिए 30,000 की सेना थी, यहाँ पर लोग 800 हैं तो भिड़ जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि मरना है, अगर इनसे भागेंगे तो कायर कहलाएंगे। जे अगर अच्छा होगा कि इनसे लड़ते लड़ते हम वीरगति को प्राप्त होते हैं तो हमें शहीद का दर्जा दिया जाएगा, हमें वीर का दर्जा दिया जाएगा। तो इसलिए लोग मरने से नहीं डरते थे यहाँ पर। और यह समझ में आ गई थी किसने, तभी तो अंग्रेज जो था कर्नल जेम्स टोड, उसने जाना कि यार राजस्थान के लोग ऐसे हैं, और राजस्थान के इतिहास का वो दीवाना हो गया। तभी तो उसने राजस्थान के इतिहास के ऊपर एक किताब लिख दी, और उसको पता चला, उसके सोचा कि ऐसे ऐसे लोग इस राजस्थान में हुए हैं, इनका पता पूरे विश्व में चलना चाहिए कि हाँ, भारत एक देश, दुनिया का एक ऐसा देश भारत, उस भारत का एक ऐसा राज्य राजस्थान जिसमें इस प्रकार के लोग हुए हैं। इन सब का पता किसको चलना चाहिए, विदेश को भी चलना चाहिए, पूरे विश्व में ये चीजें जो है पता चलनी चाहिए। तभी तो उन्होंने किताब लिखी थी एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, और 1829 में इस बुक का प्रकाशन करवाते हैं किसके द्वारा, विलियम क्रुप के द्वारा, है ना। तो ये चीजें हैं राजस्थान की हिस्ट्री हमें पढ़नी चाहिए ना। तो सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ है वंश भास्कर, वीर सतसई। वंश भास्कर ये राम सिंह के ही है ना। एक है वीर सतसई, एक है सती राशो, एक है बलवंत विलास, एक है छंदो मयुक, और एक पहला ग्रंथ जो लिखा था इन्होंने कौन सा लिखा था, रामर जाट। और ये जो सारे ग्रंथ लिखे गए थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे, पिंगल भाषा में लिखे गए थे। फिर एक शासक आता है बहादुर सिंह। ये बहादुर सिंह जो था ये भारत की स्वतंत्रता और राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उस एकीकरण के टाइम पर क्या थे, राजस्थान के शासक थे। राजस्थान की सिरोही रियासत, बूंदी रियासत के कौन थे, शासक थे। और इन बहादुर सिंह को राजस्थान एकीकरण के जो दूसरा चरण था 25 मार्च 1948 को जो दूसरा चरण हुआ था राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान के नाम से, उस चरण के क्या बनाए थे, राज प्रमुख बनाए गए थे। किसको, बहादुर सिंह को। तो आज जो चीजें हमने जानी वो किसके बारे में जानी, हमने बूंदी के इतिहास के बारे में जानी। बूंदी में जो भी चौहान राजवंश थे उन चौहान राजवंशों की हमने बात कर ली। अब हमें कोटा में एक राजवंश थोड़ी सी बच गए हैं, कोटा में जो चौहान राजवंश है उनकी बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते खेलते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।